हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और ये है पार्ट 3। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये है 7 टॉपिक। पहले के टॉपिक्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। तो देखो, बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है उनको हम बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब फंक्शंस के बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में होता है। पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। अब इसमें क्या क्या आता है? इंडस्ट्री में 2 चीजें आती हैं। देखो, तीन इंडस्ट्रीज आती हैं। सॉरी, इंडस्ट्री के अंदर हमारे 3 पार्ट है। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। और सेकंड है बी पार्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और इसमें हमें पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और तीसरी आती है हमारा थर्ड पार्ट, टर्शरी इंडस्ट्री। इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ। और कॉमर्स में हमें क्या पढ़ना है? पहला पार्ट था इंडस्ट्री, तो दूसरा क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स में पढ़ना है ट्रेड। ट्रेड में 2 चीजें हैं, इंटरनल ट्रेड यानी कि रिटेलर्स और होलसेलर्स के बारे में, एक्सटर्नल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट के बारे में पढ़ना है हमें। और दूसरा है एड्स टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। तो ये सब चीजें हमें इस पूरे टॉपिक में कवर करनी है। अब देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री क्या होती है, मीनिंग और उसके टाइप्स। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब इंडस्ट्री के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। कि जहाँ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश गुड्स बोल सकते हैं या यूजफुल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। जहाँ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो वो इंडस्ट्री होती है। ऐसी एक्टिविटी जहाँ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे हम यूजफुल प्रोडक्ट पे, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। तो शुरू करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहां पे हमें नेचुरल रिसोर्सेस मिले हैं, जो हमें नेचुरली मिले हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करके, उनको बाहर खींच के, उनको बाहर निकाल के हम कोई चीज प्रोड्यूस करें। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग स्पेसेस हैं, उनके लिए उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जो हमें नेचुरली रिसोर्सेस मिले हैं उनको हम यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट उसमें हम प्रोड्यूस कर दें, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जहाँ नेचुरली जो रिसोर्सेस मिले हैं उनका यूज करके एक अलग चीज प्रोड्यूस की जा रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। आई होप समझ आ गया होगा। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब ये दोनों क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, जैसे कि मिनरल्स हो गया जो हमें अर्थ से मिलते हैं, फिश हो गई जो हमें रिवर और सीज से मिलते हैं, टिम्बर हो गया जो हमें फॉरेस्ट यानी जंगलों से मिलता है, इन सब चीजों को हम बाहर निकालें, इनका एक्सट्रैक्शन करें। एक्सट्रैक्शन मतलब उखाड़ना, बाहर निकालना बाय फोर्स। इनको हम बाहर निकालें, इनका यूज करें। किस लिए? The products of extractive industry can be directly used or become the raw material for other industry। कि ये सब चीजें जो हैं, जैसे कि जो मिनरल्स हैं, फिश है, ये दोनों चीजें या तो हम डायरेक्टली यूज कर लें, इनको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और ये किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी बन सकती है। हम इनसे कुछ और भी बना सकते हैं। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है और ये पूरा अपने आप में फिनिश गुड भी है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वही होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं, नेचुरल हमें जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, यानी कि अर्थ से जो हमें नेचुरली मिनरल्स मिल रहा है, रिवर और सी से जो हमें फिश मिल रही है, उसको हम या तो डायरेक्टली यूज कर ले या फिर उसको रॉ मटेरियल बना दे किसी और इंडस्ट्री के लिए। अगला है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री कहाँ होती है? जहाँ पे हम पालन पोषण करते हैं, किसी को पालते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, रियरिंग, पालन पोषण करना, ब्रीडिंग। ठीक है, ये पालतू बनाना किसी चीज को, जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पालन पोषण करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटी ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा।
आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि हम कैटल, जो भी कैटल, काउ, मतलब काउ, बफेलो, इन सब चीजों को हम पालते हैं, क्यों, किस लिए, मिल्क के लिए, डेयरी फार्म्स के लिए, ठीक है। क्या मिलेगा, हम उससे डेयरी फार्म्स खोलेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ प्लांट इन नर्सरी, प्लांट्स को क्यों पालते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स को, फिश को पॉन्ड्स में ग्रो करेंगे, इसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। आर इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें पालन पोषण होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री में बोलते हैं। उनका पालन पोषण हम हमारी किसी न किसी जरूरत के लिए करते हैं। जैसे काउ, बफेलो हम पालते हैं किस लिए, क्योंकि वो हमें देंगे मिल्क देंगे, हम इसलिए उनको पालते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री हमने देख ली। अब हमारी नेक्स्ट आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, उन्होंने जो निकाला है खोद खाद के रॉ मटेरियल, उसका हम यूज करके फिनिश गुड बनाए, उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें। The secondary industry makes use of products which are extracted and produced by primary industry as their raw materials and produce finished goods. Primary industry से raw material लेके finished good बनाना। और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दोनों का नाम ढंग से याद कर लो, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, आगे कंफ्यूज मत होना। पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। जैसे कि दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। जैसे टिम्बर को कन्वर्ट करता है फर्नीचर में, शुगर केन को कन्वर्ट किया शुगर में, कॉटन को कन्वर्ट किया क्लॉथ पे, यानी कि कोई भी कॉटन के जो कपड़े हैं उसमें, ठीक है, कॉटन को कन्वर्ट किया क्लॉथ में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो टाइप के गुड प्रोड्यूस करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके टाइप्स हैं, ठीक है। पहला कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, जैसे क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड। द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल क्लोथ, ऑयल, सोप और ब्रेड। ये हम जब ये बनते हैं तो हम ये डायरेक्टली यूज कर लेते हैं ना, डायरेक्ट यूज करते हैं हम। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्ट यूज के लिए नहीं होते, जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह। तो इंडस्ट्रियल गुड्स ये सब होते हैं कि मशीनरी बनाई जिससे कि हम बाद में कंज्यूमर गुड्स बना पाए। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, जिससे आगे और प्रोडक्शन नहीं हो सकती। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग consumer goods are known as industrial goods like machinery, equipment, tool, etc. which are required to manufacture consumer goods. समझ आ गया होगा। देखो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितने टाइप के गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं ये हमने देखा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है ये हमें देखना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्री। In this industry, the basic raw material is broken into different parts to produce finished goods. For example, crude oil is processed and many finished products such as petroleum, diesel, kerosene oil, gasoline, etc. are manufactured. इसमें raw material को हम different parts में break कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे कि फिर हमें बाद में अलग-अलग प्रोडक्ट निकल के आता है। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को जब हम ब्रेक करेंगे तो उससे हम केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीजें हम अलग अलग निकाल पाएंगे। एक क्रूड ऑयल है, उसको हमने ब्रेक किया और हमको 3 चीजें मिल गई। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में किसी एक प्रोडक्ट को, बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट्स मिल सके अलग अलग। अगली आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इन दिस 2 or more मटीरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। इसमें 2 चीजें, 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more
ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स आर मिक्स्ड, इसमें 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है कोई एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा। जब हम सोप बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखना पीछे, उसमें कितनी सारी चीजें दी होती है, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल मिलाया गया है, उसके बाद वो चीज बनी है। तो ये किस में आता है? सिंथेटिक इंडस्ट्री में आता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स मिलाया जाए कोई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगला आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? In this, the raw material is processed through various stages of production and then finished goods are manufactured. इसमें कोई भी गुड एक ही बार में हमने एक स्टेज में काम किया, मतलब हमने कुछ किया एक ही बार में एक स्टेज में उसका काम नहीं होता, उसमें कई सारे स्टेजेस लगते हैं कि पहले धोया, फिर पहले सुखाया, फिर धोया, फिर बनाया, ऐसे करके कई सारे स्टेजेस जिस काम को करने में लगते हैं वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। तो ये सब, इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेजेस लगते हैं, ये एक स्टेज में नहीं बनता है, इनको बनाने के लिए कई काम करने पड़ते हैं। अगला आता है असेंबल इंडस्ट्री। इसमें जैसे कि हम अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। इन दिस द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट, जैसे कि कंप्यूटर बनाना, टेलीविजन, कार, ऑटोमोबाइल, ये सब। जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या, कीबोर्ड भी अलग से चाहिए होता है, पूरा एक बनाएंगे ना, माउस चाहिए होता है, मॉनिटर चाहिए होता है, तो ये अपने आप में भी तो खुद भी एक फिनिश गुड है ना। ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस फिनिश गुड तो है ये अपने आप में, लेकिन हम इनको जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कंप्यूटर बनता है। और ये किस इंडस्ट्री में आता है? असेंबल इंडस्ट्री में। किसमें आता है? असेंबल इंडस्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख ली, अब दूसरी देखते हैं कौन सी थी दूसरी हमारी? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये वो होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड एटसेट्रा। जहाँ पे हम बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स वगैरह बनाती है जो इंडस्ट्री, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। दीज इंडस्ट्री यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम एटसेट्रा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बने हैं, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो यूज करती है। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। एक फीचर क्या होता है, यूनिक फीचर इस इंडस्ट्री का, कि इसके जो प्रोडक्ट है वो हम मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो मार्केट में बेचे नहीं जाते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स साइट ओनली। वो जहां कंस्ट्रक्ट हो गए वो हमेशा वहीं रहेंगे, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कैसे बिल्डिंग को ट्रांसफर करोगे, डैम को कैसे ट्रांसफर करोगे, रोड्स को कैसे ट्रांसफर करोगे? तो ये होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब थर्ड इंडस्ट्री हमारी आती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये कौन सी होती है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करना जिसकी वजह से स्मूथ फ्लो बन सके, गुड्स एंड सर्विसेज का बना रहे स्मूथ फ्लो, जिसकी वजह से। द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्शरी इंडस्ट्री आर। कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है टर्शरी इंडस्ट्री? सबसे पहले तो आता है ट्रांसपोर्ट। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स किसी जगह पे बना, ठीक है, गुड किसी जगह पे बना, कंज्यूमर तो पूरे देश में कहां फैले हुए हैं, तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वो गुड्स पूरे देश में पहुंच पाएगा। तो टर्शरी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट की। बैंकिंग, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने के लिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो लगते हैं, पैसे भी तो लगते हैं, तो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म और इंडस्ट्री को बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस, अब कोई गुड्स है तो रिस्क भी रहता है कि खराब ना हो जाए या इसको कुछ हो ना जाए, किसी भी तरह का रिस्क है, तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो प्रोवाइड करती है कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क से। वेयर हाउसिंग होती है, अब गुड्स है, अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में गुड बना, जैसे कि वीट वगैरह, ये एक पर्टिकुलर सीजन में बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, लेकिन इनका यूज तो पूरे सीजन में होता है ना, तो इनको स्टोर करके रखना पड़ता है, तो इनको स्टोर करके रखने के लिए वेयर हाउसेस बनाए गए हैं। प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। एडवर्टीजमेंट, अब कोई नया प्रोडक्ट आया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ,
कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को कि कोई न्यू प्रोडक्ट आया है? जब तक वो कोई एड नहीं देखेगा। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। अब शुरू करते हैं 9 टॉपिक जो है कॉमर्स। हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया सब कुछ, अब हमें कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्री देख ली थी, कॉमर्स देख लेते हैं। कॉमर्स वो एक्टिविटी होती है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती है गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अगर देखो गुड्स प्रोड्यूस हो गया, इसको बना दिया हमने, इसका क्या फ़ायदा अगर ये डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो पाए कंज्यूमर्स में? उसको प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा? कोई यूज़ ही नहीं है उसका अगर वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं तो। ठीक है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल द गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब इसमें 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो कॉमर्स के फंक्शन कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, और क्लासिफिकेशन कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। फंक्शंस देख लेते हैं सबसे पहले कि फंक्शंस या फिर रोल भी बोल सकते हैं कि क्या रोल है कॉमर्स का या क्या फंक्शंस हैं कॉमर्स के। पहला आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस यानी कि किसी भी तरह की कोई बाधा, रुकावट, अड़चन जो आ रही है पर्सन्स के बीच में, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। कौन पर्सन्स? प्रोड्यूसर, इसने प्रोडक्ट बनाया। कंज्यूमर्स, इसको प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या आप डायरेक्टली, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप डायरेक्टली बात करोगे प्रोड्यूसर से कि हमको ये प्रोडक्ट दे दो, या प्रोड्यूसर डायरेक्ट जाएगा एक एक कंज्यूमर के पास कि ये लो हमारा प्रोडक्ट ले लो? ऐसा नहीं होता ना। आपको जियो की सिम खरीदनी है, आप डायरेक्ट अंबानी जी के पास नहीं जाते ना कि मुझे एक जियो की सिम दे दो। ठीक है, इसके बीच में कुछ लोग होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो कॉमर्स के अंदर आता है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। A large variety of goods are produced by a group of persons called producers. बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी पर्सन द्वारा, इस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर्स। These goods are produced for another group of persons. ये अलग ग्रुप के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। There is no direct relation between producer and consumer. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। The trade segment of commerce creates a link between producers and consumers. जो ट्रेड सेगमेंट होता है कॉमर्स का, वो दोनों के बीच में लिंक प्रोड्यूस करता है। ट्रेडर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर को देने में। ठीक है, एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट आ रही है, उसको रिमूव कर देते हैं। अगला आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस के बीच में जो रुकावट है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। देखो, कोई भी गुड है वो प्रोड्यूस हुआ मान लो जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन उस गुड के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूजर्स तो हमें केरला, कर्नाटका में भी मिलेंगे ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी किसी चीज की जरूरत होगी। उसको क्या बोलेंगे? वो किसका पार्ट होगा? कॉमर्स का। Goods are produced at one place whereas consumers are scattered in different corners of the country. Consumers तो हमारी कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स में है। There is a place gap between the producer and consumer. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या है? प्लेस गैप है। The transport segment, जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है कॉमर्स का, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट प्लेस ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। कौन रिमूव करेगा प्लेस गैप को? ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट किसका पार्ट है? कॉमर्स का। द ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट्स विच आर इजीली एक्सेस बाय द कस्टमर। अब ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन किसी भी बंदे के, किसी भी कंज्यूमर के घर पे जाके तो नहीं डिलीवर करेगा ना, ये जो उसके घर के पास मार्केट होंगी वहाँ डिलीवर कर देगा अपने गुड्स को, और ये कंज्यूमर जो है यहाँ मार्केट में जाके इजीली गुड्स ले पाएगा, जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ से खरीद पाएगा। अगला आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यानी टाइम में जो भी अड़चन आ रही है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। कैसे? वेयर हाउसिंग की मदद से। मैंने बताया था, देखो कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसका यूज तो पूरे साल हो रहा है, लेकिन वो उग रहा है, जब वो उसकी जो उगावट है, जो उगता है वो तो सिर्फ एक ही बार होती है, कुछ मंथ्स के लिए होती है, एक टाइम होती है, एक ही सीजन में होती है, लेकिन उसका यूज हम पूरे साल करते हैं।
जैसे सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही वो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उनकी डिमांड पूरे साल होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, आटा आप पूरे साल खाते हो, चावल आप पूरे साल खाते हो, दालें आप पूरे साल खाते हो, लेकिन ये प्रोड्यूस थोड़ी ना होते हैं पूरे साल, इनका अपना सीजन है और ये उसी सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। On the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded in a particular season. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल मतलब प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी डिमांड किसी पर्टिकुलर सीजन में आती है। जैसे विंटर सीजन में हमें विंटर क्लोथ्स की जरूरत होती है। अब विंटर क्लोथ्स बनते तो पूरे साल है, बना तो देते हैं उनको, लेकिन उसकी डिमांड विंटर सीजन में ही आएगी, कोई समर सीजन में नहीं खरीदेगा विंटर के क्लोथ्स। So there is a time gap between the production and consumption. तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या आ गया, टाइम गैप आ गया, ठीक है। The goods need to be kept safe and fresh during the time gap. अब जब तक उसके यूज करने की बारी नहीं आएगी तब तक तो उस गुड को हमें सेफ भी रखना है और फ्रेश भी रखना है ना। वेयरहाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। इसके लिए क्या बनाए गए, वेयर हाउसेस बनाए गए, जहां पे इन गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी वजह से जब उनकी डिमांड आए तो उसको पूरा कर सके, टाइम गैप की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउसेस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। जब तक उनकी डिमांड मार्केट में नहीं आती तब तक हम उसको सेफली वेयर हाउसेस में रख देंगे। अगला आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में जो हिंड्रेंस आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, अब क्या है, मनी के थ्रू एक्सचेंज करेंगे ना हम, पैसे के थ्रू, ठीक है, ये है इसका मतलब। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। क्या एक्सचेंज करके, मनी एक्सचेंज करके, कि हमें किसी ने प्रोडक्ट दिया तो हमने उसके बदले में क्या दिया, हमने उसके बदले में उसको मनी दी। The common medium of exchange is circulated by the banking branch of commerce. मनी का सर्कुलेशन कहाँ से होता है, बैंक से, बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की बैंकिंग ब्रांच से। बैंक्स किसका पार्ट आ गए, कॉमर्स का। The banks help the buyers and the sellers in the making and collecting payments. बायर की भी और सेलर की भी दोनों की मदद करता है बैंक पेमेंट करने में और पेमेंट को कलेक्ट करने में। अब आप छोटी मोटी पेमेंट की बात हो रही है, कैश दे दिया, कभी कभी आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करते हो, कभी कभी आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके अंडर आती है, बैंक्स के अंदर आती है ना। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट चेक। चेक के थ्रू बिजनेसमैन किसी को भी पैसे दे सकते हैं। बैंक्स आर आल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन बाय ग्रांटिंग देम लोन, क्रेडिट फैसिलिटी। और बैंक्स जो होते हैं वो भी बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो और प्रोडक्शन कर सके और इन्वेस्टमेंट कर सके। अगला आता है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क का जो प्रॉब्लम है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है कॉमर्स। कैसे, कॉमर्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस, उसकी हेल्प से। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज टू फेस। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं रिस्क के जो बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आगे आएगा ये पॉइंट, हम पढ़ेंगे। The insurance branch of commerce helps in removing the hindrance of risk by providing protection and compensation to the insured. कौन सी ब्रांच कॉमर्स की, इंश्योरेंस ब्रांच हेल्प करती है ये वाला रिस्क बियर करने में। इंश्योरेंस कंपनीज एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। इंश्योरेंस कंपनी एक एग्रीमेंट साइन करती है बिजनेसमैन के साथ कि अगर उसके किसी भी गुड को किसी तरह का कोई लॉस हुआ तो वो कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। पर सारे अगर मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको हर चीज का तो नहीं आपको पेमेंट कर देती कि किसी भी तरह से आपका गुड्स का लॉस हुआ और आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, नहीं। कुछ एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिस बेस पे ही आपको लॉस जो है वो रिकवर होता है। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, कौन कौन से रिस्क को कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी, आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट के टाइम पे जो गुड्स का डैमेज हुआ है वो, स्टोरेज,
स्टोरेज के टाइम पे जो डैमेज हुआ है, फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, रेन की वजह से जो डैमेज हुआ है, यानी कि नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से जो डैमेज हुआ है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी हेल्प कर देती है आपकी। अगला आता है नॉलेज, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ये किसका पार्ट आता है? एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट भी किसका पार्ट हो गया, यानी कि कॉमर्स का। जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। देखो, मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो वो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? अंबानी जी ने जियो लॉन्च करी, किसी कंज्यूमर को कैसे पता चला? अंबानी जी ने डायरेक्ट हर किसी के घर में जाके बताना तो नहीं शुरू किया था ना। कैसे पता चला? थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चला। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है नॉलेज की जो गैप आ रहा है, नॉलेज का जो हिंड्रेंस है, उसको रिमूव करने के लिए। द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, कौन सी ब्रांच? एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। क्या प्रोडक्ट है और उसकी क्या यूटिलिटी है, ये भी कौन बताएगा? एडवर्टीजमेंट ब्रांच। जैसे कि अगर मान लो i7 लॉन्च हो गया, एक कंप्यूटर का नया प्रोसेसर i7 लॉन्च हो गया, आपको पता ही नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा i7 लॉन्च हो गया? जब तक उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी आपको कैसे पता चलेगा? आप अभी तक i3 यूज कर रहे हो और मैं भी। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, हमने फंक्शंस पढ़ लिए, अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कॉमर्स का। और इसका ए पॉइंट है ट्रेड, 2 पॉइंट थे इसके, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो पहला है ट्रेड। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट होता है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग चलता है, ठीक है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ट्रेड सेगमेंट जो होता है कॉमर्स का, वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को एक साथ लेकर के आता है। और ट्रेड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कौन सी होती है? इंटरनल ट्रेड वो होती है जो हमारे बाउंड्री के, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होती है। इंडिया है, इंडिया की अपनी लोकल बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होगी, मतलब उसमें जो सिर्फ इंडिया के स्टेट्स आएंगे, जो इंडिया के अंदर पूरी ट्रेड होगी, उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होती है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी। होम करेंसी में ही उनका ट्रेड चलता है, यानी कि हमारा ट्रेड किस में चलेगा? रुपीज में। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ट्रेड के 2 टाइप है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल के भी 2 टाइप है, कौन से? एक है होलसेल ट्रेड और एक है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो होती है जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी में चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है। It refers to buying and selling of goods and services in large quantity. The wholesaler buy goods directly from the manufacturer and sell this good to the retailers. कि wholesaler directly manufacturer से goods खरीदता है large quantity में और फिर उसको थोड़ी थोड़ी quantity में अलग अलग retailers को बेचता है। Generally a wholesaler is specialized in one line of product. जो wholesaler होता है वो एक ही टाइप की चीजें बेचता है। जैसे कि अगर वो क्लोथ्स बेच रहा है तो वो सिर्फ क्लोथ्स ही बेचेगा, उसके पास सिर्फ क्लोथ्स का ही स्टॉक होगा। ही मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक, ही बाइज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर। उसके पास बहुत लार्ज स्टॉक होता है, वो जो गुड्स खरीदता है वो कैश में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और क्रेडिट में बेच देता है रिटेलर्स को। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड। अगर आपको होलसेल ट्रेड करनी है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको लगेगी, काफी पैसा लगेगा। अगली आती है रिटेल ट्रेड। इसमें क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदना। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। इसमें हम सेल करते हैं और खरीदते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आपकी शॉप है क्लोथ्स की तो आप पूरा मतलब सीधे आपसे कोई 50-60 जीन्स या टी शर्ट तो खरीदेगा नहीं, कोई 1-2 ही खरीदेगा। तो
स्मॉल क्वांटिटी में बाय और सेल करना रिटेलर्स का काम होता है। द रिटेलर्स बायज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दिस गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं और फिर अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। द रिटेलर हैज टू मेंटेन अ वैरायटी ऑफ गुड्स, और रिटेलर के पास गुड्स की वैरायटी होनी चाहिए। अब पहला था इंटरनल ट्रेड, हमने पढ़ लिया। इंटरनल ट्रेड के दोनों पार्ट पढ़ लिए, होलसेल और रिटेल। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है? जो हम हमारी कंट्री के बाहर ट्रेड करते हैं वो होती है एक्सटर्नल ट्रेड। ये तो सूरज बन गया, सॉरी। It refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limit of the country। geographical limit से बाहर जो हम ट्रेड करते हैं वो होती है एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्री, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ट्रेड बिटवीन दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रही है वो भी एक्सटर्नल ट्रेड है। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज वेरी वाइड। एक्सटर्नल ट्रेड में जो मार्केट होती है वो बहुत वाइड होती है। एक्सटर्नल ट्रेड कितनी टाइप्स की होती है? 3, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होती है? जहां पे हम हमारा गुड्स फॉरेन कंट्री में भेजें, बाहर भेजें। और इंपोर्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, जहां पे हम गुड्स फॉरेन कंट्री से खरीदें। यहाँ पे था सेलिंग की, बेचें, और यहाँ पे है बाय करें, यहाँ पे खरीदें। और एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना, इंपोर्ट यानी अपने घर में लाना। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, कि हमने किसी कंट्री से कोई गुड्स मंगवाए लेकिन वो हम हमारे लिए यूज नहीं करेंगे, वो हम अपनी कंट्री के लिए यूज नहीं करेंगे, उसको हम किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे। मतलब पहले तो हमने इंपोर्ट किया गुड का, अब हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इट रेफर टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। In entrepot, the goods are purchased from a foreign country but not for consumption in home country but for selling those goods to some other foreign country, और उस goods को हम किसी दूसरी कंट्री में भेज देंगे। नेक्स्ट पॉइंट था बी पॉइंट, कंफ्यूज मत हो ना, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स का पहला पॉइंट ट्रेड, और ये है दूसरा पॉइंट एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि सहायक। ट्रेड के लिए सहायता कौन कौन प्रोवाइड करता है हमें, वो बताना है। द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड, यानी कि वो एक्टिविटी जो हमारा ट्रेड को स्मूथली फ्लो करे, स्मूथली चलाता रहे, वो एक्टिविटीज एड्स टू ट्रेड में आती है। दीज एक्टिविटीज मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर इजी, इन एक्टिविटीज की वजह से गुड्स खरीदना और बेचना इजी हो जाता है। These activities are known as services and together constitute service sector और tertiary sector of commerce। इन activities को services भी बोलते हैं और ये tertiary sector of commerce के अंदर आती हैं। देखो कौन कौन सी होती है common auxiliaries of और aids to trade कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था, जो हमने यहाँ ये टॉपिक्स करे ना यही सारी है, ये सब आएगा इसमें। जो ये प्लेस वाला पढ़ा था, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये सेम है वो ट्रांसपोर्ट वाला। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी गुड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज दीज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेसेस इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। जैसे कि जो टी है वो असम में बनती है या दार्जिलिंग में बनती है, लेकिन पूरा इंडिया टी कंज्यूम करता है ना, पूरे इंडिया को टी चाहिए, तो वो कैसे ट्रांसफर होगी? थ्रू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर जो क्या हुआ? एड्स टू ट्रेड हुआ। ठीक है। प्लेस इज रिमूव्ड by the transport. The obstacle of place is removed by the transport. Along with transport, communication is also an important service. Communication भी एक important service है। Communication helps in exchange of information between producer, consumers and trader. जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और ट्रेडर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन उनको एक्सचेंज करनी होती है, वो कौन हेल्प करता है? कम्युनिकेशन। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज कौन सी होती है? पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस, फैक्स, इंटरनेट, इन सब के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं।
नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एटसेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बैंक्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन को लोन देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं ताकि जो उनका बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। बैंक्स हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड। अगर बिजनेसमैन के फंड की प्रॉब्लम है तो वो उसको लोन देके उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देंगे अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ फंड्स। नहीं, इसकी तो मैंने आगे की लाइन लिखी नहीं, सॉरी, इसको कर दो। इंश्योरेंस, businessmen have to bear various types of risk. Insurance provide protection from some kind of risk such as risk of loss due to fire, theft, accident, etc. इंश्योरेंस भी मिलती है हमको, इंश्योरेंस भी हेल्प करता है ना। इंश्योरेंस भी क्या हुआ, एड्स टू ट्रेड। इंश्योरेंस भी हेल्प करेगा हमें। अगला है वेयर हाउसिंग, जो कि बताया था कि सारे गुड्स तो एक सीजन में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, मतलब कोई एक गुड है जो किसी किसी सीजन में प्रोड्यूस होता है या फिर पूरे सीजन प्रोड्यूस होता है लेकिन उसकी डिमांड किसी सीजन में होती है तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्टोर कहाँ करेंगे, वेयर हाउसेस में। वेयर हाउसेस बनाए गए हैं हमने। एडवर्टीजमेंट, किसी को पता कैसे चलेगा कि कोई नया प्रोडक्ट आया। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड अ ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर अब एक एक कस्टमर तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है ना। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एडवर्टीजमेंट से ये प्रॉब्लम कम होती है। गुड्स आर एडवर्टाइज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर यूजेस, क्वालिटी एंड प्राइजेस। एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि क्या यूज है उस प्रोडक्ट के, क्या क्वालिटी और क्या प्राइस है। एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग न्यू गुड्स एंड देयर यूजेस। नए गुड्स को लेके अवेयरनेस देता है एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर्स को और उसके यूजेस को लेके भी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क वो चीज़ है, मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी है लॉसेस की, लॉसेस होने की, वो अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के होने की जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस रिस्क जब आता है तब हमें लॉसेस हो सकते हैं और जो हमारा प्रॉफिट है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हो सकता है ना हो, उससे कम हो या बिल्कुल ही ना हो या लॉसेस हो। तो बिजनेस रिस्क वो चीज़ है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है हमारे लॉस होने की। तो इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, के बिजनेस रिस्क कैसा कैसा हो सकता है, कॉजेस की, इसके कारण क्या है, और टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क से। अब क्या नेचर है? ए पॉइंट है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होता है। अनसर्टेनिटीज जैसे व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जब आप श्योर नहीं होते कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि डिमांड में चेंज आ जाएगा, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है एकदम से कम हो गई, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, या गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आपका प्रोडक्ट बैन हो गया, या टेक्नोलॉजी में कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपका प्रोडक्ट पुरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ रह गया, उसमें किसी तरह की कोई कमी आ गई। तो ये एक रीजन हो सकता है। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखो, जो रिस्क होता है वो किसी भी बिजनेस का बहुत इसेंशियल पार्ट होता है। कोई भी बिजनेसमैन रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ रिस्क, कि कितना रिस्क होगा, ये वेरी कर सकता है, ये चेंज हो सकता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको हम कम कर सकते हैं लेकिन इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कितना रिस्क होगा ये बिजनेस के नेचर और उसके साइज पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बिजनेस है, मान लो वो फैशन इंडस्ट्री में है, मतलब फैशन आइटम्स वो बेचता है, मतलब क्लोथिंग वगैरह करता है या शूज वगैरह ऐसे फैशनेबल चीजें बनाता है, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। क्या पता कल को कौन सा जो ब्रांड है, मैं ब्रांड नहीं है सॉरी, क्लोथिंग आइटम जैसे कि जीन्स हैं, कभी कभी ये बेल बॉटम चल जाती हैं, कभी स्ट्रेट होती हैं, कभी नैरो होती हैं, तो आपको नहीं पता ना किस चीज़ की डिमांड में कब कमी आ जाए, कब फैशन चेंज हो जाए, तो आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप पड़ सकता है। आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है।
फैशन आइटम्स में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज गुड्स। जो स्टैंडर्डाइज गुड्स है उसमें कम रहता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो पहले से तो आप अपने रिस्क को बहुत इजीली बियर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास मनी है, आपके पास फंड्स अवेलेबल है, तो आप रिस्क हैंडल कर लोगे। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। और देखो, कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएगा जब वो रिस्क को बियर कर लेगा। नो रिस्क मतलब नो गेन। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। आज आपने रिस्क लिया कि आज आप सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करोगे। आपने रिस्क तो लिया अपनी नींद खराब करने का रिस्क, लेकिन इसका जो आपको फायदा मिलेगा फ्यूचर में टॉप जब आप आओगे, तो फिर आपको ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि आप सुबह 5 बजे उठे थे। अब अगला आता है हमारा कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क होने के कारण क्या क्या है। पहला नेचुरल कॉजेस कि नेचुरल क्लाइमेटिक जितनी भी होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इन सब की वजह से भी तो बिजनेस रिस्क मतलब होता है ना, कि आपके गुड्स खराब हो गए, अर्थक्वेक आया, आपकी पूरी बिल्डिंग गिर गई, फ्लड आया, सब कुछ बह गया, तो भी तो आपको बहुत रिस्क आएगा, फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ हैवी लॉसेस होंगे आपको। ह्यूमन कॉजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो गई, या मशीनरी पे काम करते करते कुछ गलत चीज किसी एम्प्लॉय ने कर दी, या आपका कुछ सीक्रेट डाटा शेयर कर दिया आपके कॉम्पिटिटर के साथ, तो ये ह्यूमन कॉजेस की वजह से होता है। जैसे ह्यूमन कॉजेस आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज जो हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वजह से जो रिस्क हमें उठाना पड़ रहा है, लॉस हमें उठाना पड़ रहा है, वो आता है ह्यूमन कॉजेस में। जैसे द dishonesty of employees can bring heavy losses for business. Example, the employees may leak a business secret to a competitor and may commit fraud also, कि किसी ने फ्रॉड किया या आपका सीक्रेट आपके कॉम्पिटिटर को बता दिया, इसकी वजह से लॉस हो सकता है। The employees may be careless and may mishandle the machinery and resources which can also bring heavy losses by wastage of resources, कि जो मशीनरी को मिसहैंडल किया, मतलब अच्छे से नहीं चलाया, इसकी वजह से भी आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। या आपकी एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पे चले गए, राइट्स पे चले गए, इसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। अगला आता है इकोनॉमिक कॉजेस जैसे कि चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन में चेंज आया। देयर कैन बी फ्लक्चुएशन, मार्केट कंडीशन में चेंज कैसे, कि फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, किसकी, प्राइस की फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में। देयर कैन बी चेंज इन फैशन में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, प्रेफरेंस एंड डिमांड्स में चेंज आ गया कस्टमर की, ठीक है। देयर कैन बी चेंज इन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, इसकी वजह से भी आपको बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ता है। फिजिकल कॉजेस क्या क्या होते हैं, ऑल द कॉजेस विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉजेस, जिसकी वजह से हमारे एसेट डैमेज हो जाए वो फिजिकल कॉजेस होते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया और आपकी जो मशीनरी है वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, ओल्ड मशीनरी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ रहे हैं, उसकी वजह से आपके एसेट को डैमेज पहुंच सकता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है और आपको आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक आता है इंश्योरेबल, जो रिस्क हमारे कवर हो जाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें जिन भी लॉसेस का पैसा दे देती है वो होते हैं इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड, जो रिकवर्ड हो जाएंगे, आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसके लिए हमारे पास किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन से होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। एग्जाम्पल, ये वो रिस्क है जहाँ पे हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए और हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए। एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड में चेंज आ गया, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आया है कि अब पुराना प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा, नया यूज हो रहा है, और आपके पास वो नया है तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपके पास पुराना है तो आपको लॉस होगा। और चेंज इन प्राइस में चेंज आ गया या फैशन में चेंज आ गया, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो और हो सकता है कि इसकी वजह से आपको लॉस हो।
अगला आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होते हैं? प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या आपको लॉस होगा या आपको नहीं होगा। देयर अकरेंस रिजल्ट इन लॉस, अगर वो हुआ, वो चीज हुई तो इसका मतलब आपको लॉस होगा, अगर वो चीज नहीं हुई तो इसका मतलब आपको लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल, चांस ऑफ फायर, अगर आग लगी तो आपको लॉस होगा, नहीं लगी तो नहीं होगा। चांस ऑफ थेफ्ट, चोरी हुई तो लॉस, नहीं हुई तो नो लॉस। स्ट्राइक, स्ट्राइक हुई तो लॉस, नहीं हुई तो नो लॉस। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।